नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से स्वागत करता हूं हमारे 30 कदम कार्यक्रम में आपका। ये 30 कदम कार्यक्रम 30 सवालों के ऊपर चर्चा का कार्यक्रम है। इसमें हर विषय के 30 सवाल हम चर्चा के लिए लेते हैं। मैं जिन सवालों पर चर्चा कर रहा हूं वो पॉलिटी सब्जेक्ट के सवाल हैं। मैं जिन विषयों पर चर्चा कर चुका हूँ उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पार्ट 1, 2 प्रियम्बल शामिल है और पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी शामिल है, सिटीजनशिप शामिल है, फंडामेंटल राइट के 3 अलग अलग क्लासेस हमने ली हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम कर चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर चुके हैं, यूनियन गवर्नमेंट का एक 30 सवालों का जो क्लास है वो हम कर चुके हैं और इसके बाद फिर 30 सवाल हम यूनियन गवर्नमेंट वाले पार्ट से ले रहे हैं। यूनियन वाला पार्ट संघ। चलिए थोड़ा साइड हो जाता हूँ, सवाल देख सके आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन की बैठक में या सदन की संयुक्त बैठक में प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, किंतु बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। सही है भाई। कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में स्थान भरने के लिए तभी योग्य है जब उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। ये 25 वर्ष लोकसभा के लिए तो सही है परंतु राज्यसभा के लिए सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं होगा। इसका उत्तर केवल एक होगा, ए। तो पहले सवाल का उत्तर है ए। ध्यान से सवाल देख लीजिए, इसका उत्तर है ए। अगले सवाल पे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यदि किसी विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है तो उसकी प्रकृति पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्वीकार करने, प्रकृति पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, भले ही उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित कर दिया गया हो। ये बिल्कुल गलत है, तो इसका उत्तर केवल एक है, सही होगा केवल एक। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बात कर रहा है, सरकार ने 4 नई जनजाति अबुझ लिखा है, अबुझ है वो, अबुझ मारिया, कोरबा, हिली कोरबा, कोडकू को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का फैसला किया है। किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। पहला कथन है, राष्ट्रपति को किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है। शामिल तो कर सकते हैं परंतु बाहर, शामिल भी करने के लिए आपको गवर्नर की भी राय लेनी पड़ती है ना, और बाहर करने के लिए तो राय लेनी ही है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के मापदंड में मान्यता देने के लिए संविधान में कोई मापदंड नहीं है, ये सही है। हमारा सही उत्तर है केवल 2। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल कह रहा है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता यदि सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिससे वह चुना गया था। तब तो हो जाएगा भाई, अयोग्य हो जाएगा, ये एंटी डिफेक्शन का मामला हो जाएगा। जिस राजनीतिक दल से वह सदन के लिए निर्वाचित हुआ है उससे निष्कासित कर दिया गया, कोई बात नहीं, ये हमारा सही उत्तर बी है। निष्कासित की अगर किसी ने किसी व्यक्ति को किया है तो वो अयोग्य नहीं होगा। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बाद नई राजनीतिक पार्टी में शामिल किया गया हो, इसमें एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विपरीत मतदान किया हो या मतदान से परहेज किया हो, इसमें भी एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ये जो बी मामला है इसमें एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, बाकी में एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। सही उत्तर है बी। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल बोल रहा है, शून्यकाल चर्चा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह एक मंत्री के विरुद्ध नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शून्यकाल के बारे में ये जो बता रहा है ये गलत है। इसमें सार्वजनिक महत्व के मामले पर उठाए गए प्रश्न शामिल किए गए हैं, ये सही है। शून्यकाल के बारे में, शून्यकाल के बारे में आप जानते होंगे कि यह भारतीय संसद का नवाचार है और कोई भी लोक महत्व का विषय शून्यकाल में उठाया जा सकता है। 12 बजे चालू होता है यानी 00 बजे, इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है ना। इसके संबंध में सही स्टेटमेंट केवल बी है, ए स्टेटमेंट शून्यकाल के लिए नहीं है। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
करते हैं विचार। अध्यक्ष का चुनाव उस तिथि को होगा जिसे प्रधानमंत्री तय करेंगे। प्रधानमंत्री क्यों तय करेंगे भाई, ये तो सही नहीं लग रहा है। उपसभापति का चुनाव उस तिथि को होगा जिसके अध्यक्ष तय करेंगे और महासचिव प्रत्येक सदस्य को इसकी सूचना भेजेगा। ये ठीक लग रहा है भाई, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल बी। अगला है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताना है आपको। यह विघटन के अधीन नहीं है। बिल्कुल, राज्यसभा का क्यों विघटन होगा भाई, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जी नहीं, राज्यसभा का तो कार्यकाल निर्धारित नहीं है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। गलत बोल रहा है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी ठीक बोल रहा है। इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 30 वर्ष है। तो 1 और 3 सही है, सही उत्तर है सी, 1 और 3। ध्यान से देखिए, सवाल सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल बोल रहा है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा की अधिकतम स्वीकार्य सदस्य संख्या 250 है। ठीक है भाई, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है भाई, यह अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियों को साझा करते हैं। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण जो है ये राज्यसभा ही करती है, परंतु इस समय में इस संदर्भ में लोकसभा के अधिकार सीमित है। हालांकि हम यहाँ पर तीनों को सही मानकर चल रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर है 1, 2 और 3 दोनों, बी हमारा सही उत्तर है। अगला है किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित संबंध में कोई प्रावधान हो। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, ये भी सही है। जुर्माना, आर्थिक दंड, जी नहीं, ये विषय धन विधेयक का नहीं है। लाइसेंस के लिए शुल्क या प्रदान की गई सेवा, शुल्क भी धन विधेयक का विषय नहीं है। सही उत्तर केवल 1 और 2 है, ए सही है। अगला प्रावधान है संसद द्वारा नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। संसद कानून द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है तथा विद्यमान राज्य की सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक बोल रहा है भाई साहब। इस आशय का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, ये भी सही बोल रहा है। इस आशय का विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भेजा जाएगा, ठीक बोल रहा है। ऐसा कानून अनुच्छेद 368 के दायरे में आएगा, गलत है। ये बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। हमारा उत्तर हमको मिल गया, हमारा उत्तर है डी। डी गलत है, बाकी सही हैं। आगे चलते हैं। अगला है सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा अन्य विधेयकों की तरह ही पारित किया जाता है। वार्षिक विनियोग विधेयक, ये अन्य विधेयक की तरह कैसे पारित होगा भाई, ये वार्षिक विनियोग विधेयक है। भारत के संविधान में संशोधन की पहल लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत करके की जाती है। लोकसभा या राज्यसभा, ये ठीक लग रहा है, तो केवल 2 हमारा इसमें सही लग रहा है, 1 सही नहीं है। तो आइए देखते हैं, केवल 2 हमारा उत्तर है। अगले सवाल के ऊपर देखते हैं चर्चा। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम है सदन की कुल सदस्य संख्या का 12वां भाग। ऐसा तो कोई कोरम नहीं है भाई, 12वां भाग सही नहीं है। कहाँ है संयुक्त बैठक? 108 में। कब बुलाई जाएगी? जब 2 सदनों के बीच में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध है, साधारण विधेयक को लेकर ना गतिरोध है, और वो गतिरोध 6 माह से अधिक चलता है, तब बुलाई जा सकती है। सदन के कुल सदस्य संख्या का 6ठा हिस्सा, ये भी नहीं है भाई। सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, हाँ, दोनों सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होगा। इसका सही उत्तर सी है ना। तो देखिएगा, इस सवाल का सही उत्तर सी होता। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 13, संसद में बजट पारित करने का सही क्रम पहचाने। पहले लेखानुदान ला दिया है और बजट पे चर्चा नहीं किया है ना, तो 1 तो बिल्कुल गलत है। वित्त विधेयक को पहले पारित कर दिया है, 2 भी बिल्कुल गलत है। तीसरा बजट पर चर्चा, फिर लेखानुदान, ठीक है। उसके बाद वित्त विधेयक और उसके बाद विनियोग विधेयक, तो दोनों में ही एक जैसा लिखा है ना। सी और डी देखिए,
बजट पर चर्चा लिखा है, फिर लेखानुदान लिखा है, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, दोनों सही हो जाएंगे। सी और डी दोनों सही हैं, दोनों में ही एक ही चीज बताई गई है, तो दोनों को हम लोग सही मानकर चलते हैं इसमें। तो सही उत्तर दोनों, सी और डी। चलिए अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य राज्य के बीच उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित की जाती है। कुल निर्वाचित सदस्यता, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 84 यानी 84वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर लगाई गई रोक को हटा दिया। जी हाँ, 84 पढ़िएगा। 84 में जो उसका रीशफलिंग है उसको इसमें संभव बनाया गया था ना, रीशफलिंग की जा सकती है। हालांकि जो सीट की संख्या है वो 71 के आधार पर निर्धारित होगी, परंतु इसके बाद जो आपका परिसीमन है वो हो सकता है। तो 84 के बाद परिसीमन को संभव बनाया गया था। 1 और 2 दोनों हमको सही लग रहे हैं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला सवाल बोलता है, मान लीजिए संसद में समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाए। बोल रहा एक प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया, बोल रहा है। इसमें पृष्ठ सीमा, मूल्य और विज्ञापन शामिल थे। यह कानून भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला यह कानून है। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता ना, परंतु यहां पर क्योंकि 9वीं अनुसूची की बात कर दिया है, तो 9वीं अनुसूची की बात करने के बाद हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। यह एक अवैध कानून है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अब यहाँ पे 9वीं अनुसूची की बात कर दिया है, इसीलिए हम इसको सही नहीं मान रहे। यह कानून अनुच्छेद 31B के आधार पर वैध है, यही सही आंसर है भाई। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31B पढ़िएगा। 31B किसको वैलिडेट करता है? तो ये 9 शेड्यूल को वैलिडेट करता है और संबंधित मामला 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है। तो 9 शेड्यूल के आधार पर अगर इस मामले को देखेंगे तो बी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। जब बी सही है तो सी और डी उत्तर नहीं हो सकते। सही उत्तर है बी। बी 9 शेड्यूल को वैलिडेट करने वाला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान से जाइएगा और 31B को पढ़िएगा आप, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगला सवाल है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है। निजी सदस्य विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं की द्वारा नामित होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। निजी सदस्य का विधेयक हर वो विधेयक है जिसको मंत्री सदन में पेश नहीं कर रहा है, वो निजी सदस्य वाला विधेयक है। हाल ही में भारतीय संसद में इतिहास में पहली बार कोई निजी विधेयक पारित हुआ, ये भी गलत है भाई। निजी विधेयक तो पारित होते ही नहीं। डी इसमें सही है, ना तो 1 और ना ही 2। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय, बोल रहा है संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय, इसका सीधा संबंध केंद्र सरकार के आचरण से होना चाहिए। इसमें भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफलता शामिल है। तो संविधान का पालन करने में विफलता, ये तो हो सकता है। 2 तो ठीक लग रहा है, परंतु 1 हमको ठीक नहीं लग रहा है। इसका उत्तर होना चाहिए बी, केवल 2। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा कथन सही है? 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद उपसभापति के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है भैया। इसका चुनाव सदस्यों में से किया जाता है, ये भी ठीक दिख रहा है। वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक सदन का सदस्य नहीं रह जाता, यानी सदस्य रहने तक। तीनों सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ा? फैक्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर है मोरारजी देसाई सरकार। ए।
ये वो सरकार थी जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जो संसद को संविधान के कुछ प्रावधानों को वास्तविक रूप से संशोधित किए बिना उनके क्रियान्वयन को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार देते हैं। चलिए देखते हैं। वे सम्मिलित हैं अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाया गया कोई भी कानून नए राज्य के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित। जी हाँ, अगर आप नए राज्य की स्थापना और प्रवेश करेंगे तो संविधान के 2 भाग अपने आप बदल जाएंगे। तो कौन कौन सा? एक शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 में भी वैसा ही होगा। और आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा ना। शेड्यूल 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र और नाम दिया गया है और शेड्यूल 4 में राज्यसभा में उनको सीटों का आवंटन है। ये जब तीनों मामले होते हैं तो हमको संविधान संशोधन लाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया जाएगा या किसी दूसरे राज्य को भारत में सम्मिलित करने का विधेयक लाया जाएगा एक राज्य के रूप में ना। सिक्किम का मामला थोड़ा अलग था, सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट था, स्टेट नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। किंतु बाहर से अगर किसी दूसरे देश को हम भारत में शामिल करेंगे और उसको राज्य के रूप में स्थान देंगे तो हमको संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तीनों सही हैं वाला। ये है ए हमारा सही उत्तर। अगला सवाल है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बोल रहा है। देख लेते हैं। भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। 79 याद करिए, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। क्या इतने ही लोग राष्ट्रपति के कॉलेजियम में शामिल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं? 54 पढ़िए ध्यान से, इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है और इसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। तो 2 गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है केवल 1। हमारा सही उत्तर ए है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। संसद की विधायी शक्ति में कानून बनाना भी शामिल है भाई। अब देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है सवाल। समवर्ती सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध न किए गए विषयों पर, समवर्ती सूची और राज्य सूची में सूचीबद्ध न किए गए विषयों पर कानून बनाना विधायी शक्ति है। ठीक है भाई, मान लेते हैं, बिल्कुल है। राज्य सूची की प्रविष्टियों के संदर्भ में यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इसे वांछनीय समझते हैं, ठीक है, बना देंगे। यह है स्पष्ट रूप से। 58 पढ़िएगा, लिखा हुआ है, बना सकते हैं। किसी भी देश के साथ संधि को लागू करने के लिए 58 का मतलब 258 ना, संधि समझौते को लागू करने के लिए 253 में कानून बनाने का अधिकार है। सभी हैं इसका उत्तर डी। सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। तो आप ध्यान से संविधान के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो ये आपको सवाल और इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भारतीय संसद की विभागीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री समिति का सदस्य होता है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। यह महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऊपर के तीनों ए, बी, सी गलत हैं। समिति में दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो सही उत्तर हमारा डी, उसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऐसी समितियों के बारे में सवाल भी पूछता है ना, तो समितियां भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। अगला सवाल है, भारत में संसद के सदनों के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक सक्षमकारी प्रावधान है जो राष्ट्रपति के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। बिल्कुल ठीक बोल रहा भाई। राष्ट्रपति के लिए सदनों की संयुक्त बैठक
के लिए बुलाना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति के लिए सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाना अनिवार्य नहीं है। संयुक्त बैठक के लिए बुलाना अनिवार्य तो नहीं है भाई, ये भी सही मान लेते हम लोग। इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अक्सर इसका सहारा लिया जाता है। ये 3 तो हमको ठीक लग रहे हैं कहानी में अपनी, परंतु जो गलत है वो लग रहा है आपका 4। संयुक्त बैठक का उपयोग आप लोकसभा की सर्वोच्चता के लिए नहीं करते। संयुक्त बैठक केवल इसलिए बुलाई जाती है कि संसद में गतिरोध को दूर किया जा सके ना। तो संयुक्त बैठक बुलाना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, गतिरोध की स्थिति में बुलाया जाता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को अधिसूचित करते हैं। तो हमारा सही उत्तर 1, 2 और 3 बी है। अगला सवाल है, संघीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए। 253 सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी सही है भाई। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में यह तभी संभव होगा जब राज्यसभा इसका प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दे। सब ठीक है भाई, सभी चारों सही हैं। अगला सवाल बोल रहा है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक बोल रहा है। इसकी सरकार का स्वरूप संसदीय है। ठीक बोल रहा है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। ठीक बोल रहा है। इसमें एकीकृत प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। इट्स प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड अथॉरिटी। गलत है भाई, एक यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करता ये। यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग सरकारें हैं। 1, 2 और 3 सही हैं और 4 गलत है। हमारा सही उत्तर है बी। अगले सवाल पर चलेंगे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विघटन के अधीन नहीं है। सही है। इसकी अवधि 5 वर्ष है। जी नहीं, ये अनिश्चित काल के लिए चलता है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी सही है। इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये 30 साल है। 1 और 3 सही है। सही उत्तर सी है हमारा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सी विशेषताएं भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के बीच समान है? यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। समान है भाई, दोनों में है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं? नहीं, ये तो नहीं है भाई। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। सही है। उच्च सदन में मनोनीत सदस्य होते हैं। ये गलत है। 1 और 3 यहाँ पर सही उत्तर है। डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3। अगला सवाल फैक्चुअल है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो नाम है गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के पद को धारण किया था। अगला और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल राज्यसभा को ही यह घोषित करने का अधिकार है कि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित में होगा। सही बोल रहा भाई, बिल्कुल ठीक। 249। आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा। ये गलत है, दोनों के द्वारा पारित किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है केवल 1 ए। तो इसके साथ ही 30 सवालों पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। तो यूनियन के 30 सवाल हमने किए हैं। हालांकि इस विषय पर और ज़्यादा सवाल भी बनते हैं, तो आप इन 30 सवाल, इन 60 सवाल जिनके ऊपर हमने चर्चा की है उसको तो कीजिए ही, इसके अलावा भी मेहनत कीजिए कि और सवाल इस विषय से आप लें। परंतु हम जो सवाल ला रहे हैं वो थोड़े से यूनिक सवाल हैं, सामान्य तौर पर आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो इन सवालों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो धन्यवाद।